अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुरक्कब इशारी है। क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मुरक्कब इशारी के बारे में देखेंगे और मुरक्कब इशारी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है समझना वो इसम इशारा है। यानी आपको जो बईद और करीब इसम इशारा के टॉपिक्स पढ़ाए गए थे वो जहन में रखें और उनके थ्रू ही इंशाल्लाह आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ठीक से। मैं उनको भी रिव्यू करवा देती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले कि मुरक्कब को समझना ज़रूरी है कि मुरक्कब क्या होता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी जब हमने इसको डिस्कस किया कि अब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे, तो तब भी ये बात डिस्कस हुई कि मुरक्कब जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे आप पहले शुरू से मुफरत पढ़ते आ रहे हैं, इसम के बारे में आपने जाना, फिर आपने इसम इशारा के बारे में जाना, फिर आपने ज़माइर यानी प्रोनाउंस के बारे में जाना। ये सब के सब अस्मा थे, यानी एक एक लफ्ज़ को हम उसको चेक करते रहे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी वो उसकी जिन्स क्या है, जेंडर यानी। इसके अलावा हम देखते रहे कि उसके अंदर एराब कैसे चेंज हो रहे हैं। फिर अगर हम उसका आदत बनाएं यानी उसको प्लूरल कर दें, सिंगुलर प्लूरल, तो वो कैसे चेंज हो रहा है। हमने एक एक लफ्ज़ जो था, एक एक इस्म को हमने देखा कि किस तरह से वो बदलता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे चेंज होता है। कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो उनमें एक लफ्ज एक इस्म दूसरे इस्म के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, दोनों के अंदर क्या चेंज आता है। जैसे कि इंग्लिश की अगर आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे जब आप कंटिन्यूस टेंस की बात करें और उसके अंदर आपने आईएनजी फॉर्म किसी भी मेन वर्ब के साथ ऐड करनी हो, जैसे आपने गेट के साथ आईएनजी लगाना हो या टेक के साथ आईएनजी लगाना हो, अब आप एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसका दो डिफरेंट चीजों को आप कंबाइन कर रहे हैं, तो आपको पहले वाले लफ्ज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे गेट के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा जिसके साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं, या टेक को देखें, टेक के साथ आपको कोई ना कोई चेंज करना पड़ता है लास्ट पर, तब आप उसके साथ आईएनजी लगा रहे होते हैं। तो इस तरह से बाज औकात जब कंबाइन किया जाता है दो हरूफ को या अल्फाज को, तो उस सूरत में दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा होता है, कोई ना कोई असर आ रहा होता है। उस असर को समझने के लिए अरबी में भी ऐसा ही है कि एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं, मुरक्कबात बनते हैं, तो कोई ना कोई तब्दीलियां आती हैं। तो हम वो देखते हैं कि वो तब्दीलियां कैसे आती हैं। मुरक्कब जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया फ्रेजेस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी एक लफ्ज की बजाय ये दो हो सकते हैं, और ये बामाना तो होते हैं लेकिन ये अपना माना मुकम्मल नहीं कर रहे होते। ठीक है, इस चीज को समझें। ये जुमला नहीं होते, ये इसीलिए इसको मुरक्कब नाकिस भी कहा जाता है। अब मुरक्कब में भी हमने मुरक्कब तौसीफी लास्ट टाइम देखा, और अब हम मुरक्कब इशारी देख रहे हैं। इशारी के नाम से ही पता चल रहा है कि इशारा से मुतालिक है, यानी कोई इशारा ऐसा किया जाए या इशारे से रिलेटेड चीज जो है उसमें ये इसकी बात होगी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। मुरक्कब इशारी से मुराद वो मुरक्कबात हैं जिनमें इसम इशारा इस्तेमाल होता है। ये चीज सिंपली इसको समझ लें, इसम इशारा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये कि इनकी कुछ और भी मजीद खसूसियात होती हैं। क्या आपको स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है? ओके, अब हम इसको देखते हैं मजीद। मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ कि जो हमने मुरक्कब इशारी में पढ़ना है मजीद उसमें। जी, इसका जो पहला कलमा होता है वो इसम इशारा होता है, और इसम इशारा इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप पॉइंटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और मैं आपको पॉइंटर्स इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी, अनस, योर हैंड इज रेज्ड।
मैं माजरत खाऊं अगर नेट का कोई इशू है और उसकी वजह से कुछ स्लो हो रही हैं चीजें। जी, मुरक्कब इशारी में अभी हम बात करते हैं कि बाईद और करीब की। जैसा हमने देखा था कि मुरक्कब इशारी में, सॉरी, इसम इशारा सबसे पहले देखेंगे। इसम इशारा में हमने देखा था कि बाईद के भी इशारे हो सकते हैं और करीब के भी हो सकते हैं। बाईद में हमने देखा था कि दूर की बात हो रही होती है और दूर की किसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा होता है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल बकरा के शुरू में ही क्या बताया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिक, ज़ालिक क्या बता रहा है? कि ये एक इसम इशारा है और ये इशारा कर रहा है कि नॉर्मली इसको कहा जाता है ये किताब, लेकिन ये इशारा कर रहा है दूर की तरफ, बईद की चीज की तरफ। वो जालिक, वो। तो हमने बईद का चार्ट देखा था। फिर हमने बईद में भी मुजक्कर और मोनस दोनों का चार्ट देखा था। और मोनस और मुजक्कर दोनों के चार्ट में जब हमने देखा कि उसमें आपने वाहिद देखा, उसमें आपने तस्निया देखा और उसमें आपने जमा देखा। जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। जी, जैसे कि स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि हमने देखा था कि अगर बईद की अभी हम बात करें तो हम बईद को ही कंटिन्यू करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम करीब पर आते हैं। जी, हमने इसमें जेंडर भी देखी, मुजक्कर और मुअन्नस के हिसाब से, और हमने इसमें देखा इसका अदद भी, यानी वाहिद के तौर पर, मुसन्ना के तौर पर और जमा के तौर पर। ये थे इसम इशारा जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी हमने देखा था रफा की कैटेगरीज है, नसब की कैटेगरीज है, जर की कैटेगरीज है। और एक चीज आपको मैंने अ, दोबारा बता रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिफॉल्ट स्टेट होती है, यानी अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशंस मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि ये नसब है या जर है। नसब या जर होने के लिए कोई ना कोई कंडीशंस होना जरूरी है, लेकिन अगर इन कोई कंडीशन आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो रफा है। उसकी ओरिजिनल फॉर्म रफा ही होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। ओरिजिनल फॉर्म उसकी रफा होती है, डिफॉल्ट फॉर्म। और नसब और जर होने के लिए कोई ना कोई अलामात होंगी, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये जो हमने बईद का चार्ट देखा था, जाली का, जानी का, उलाई का, ये बेसिकली हमने मुजक्कर की जिन्स में देखा था, यानी ये मुजक्कर को शो कर रहा है। इसमें आप देखें कि अ, एक चीज जो आपने जहन में रखनी है कि हम मुरक्कब इशारी की जब बात कर रहे होंगे तो हम डिफॉल्ट स्टेट यानी रफा ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें रफा वाली जो इसकी फॉर्म्स हैं वही यूज करनी है। ज़ाली का, ज़ानी का, उलाई का। इसके बाद हम देखते हैं मुअन्नस के चार्ट को। मुअन्नस के चार्ट में ज़ालिका की जगह पर तिलका, और उसके अलावा तानी का, उलाई का। ये फर्स्ट रो जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मुरक्कब इशारी। यानी मुरक्कब इशारी बनाने के लिए अभी फिलहाल आपने इसको जहन में रखना है। बाद में हम देखेंगे कि जब कोई शराइत आ रही हो तो ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। वो कब होगा वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। जी, इसमें आप देखें मुफरद में यानी वाहिद में तिल का, मुसन्ना में तानी का, जमा में उलाई का। ये इसम इशारा चार्ट हैं जो हम देख रहे हैं। फिर हम इसके करीब के देख लेते हैं चार्ट्स को। करीब के चार्ट में भी हमने देखा था कि जेंडर्स के हिसाब से जो यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं, जिसको मुजक्कर और मोनस कहा जाता है। हम देखते हैं मुजक्कर चार्ट को सबसे पहले। जी, यहाँ देखें कि इसमें हादा, हादानी, हाउलाई। हादा, हादा जो है ये मुजक्कर को शो करता है और हादी ही मोन्नस को शो करता है।
اگین یہ اس میں رفع آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے فرسٹ رو. باقی آلموسٹ سیم ہی ہیں سوائے مثنیٰ کے. لیکن آپ کے لیے مرکب اشاری میں ابھی فی الحال کے لیے جو فرسٹ رو ہے رفع، یہ سمجھنا، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پھر انشاءاللہ ہم باقی نصب اور جر کو بھی دیکھ لیں گے اس کی کنڈیشنز کے ساتھ. حاذا قریب کے اشارے کو ظاہر کرتا ہے، اور واحد کے لیے یعنی ایک کتاب اگر آپ کے سامنے پڑھی آپ کہیں گے کہ یہ کتاب، تو پھر آپ حاذا استعمال کر رہے ہوں گے. اگر زیادہ ہیں یا دو ہیں تو پھر اس کے حساب سے آپ اس کو چینج کریں گے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مؤنث کو، تو مؤنث میں نے دیکھا کہ حاذا کی جگہ پر حاذی ہی یوز ہوتا ہے. جی، حاذا کی جگہ پر حاذی ہی یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ مثنیٰ میں ہاتانی اور جمع میں ہا الائی استعمال ہوتا ہے، جو کہ سیم ہے. جمع آپ کو پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم ہے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو ٹاپک ہے مرکب اشاری، ہم اس کو ریوائز کر چکے ہیں الحمدللہ. ہم دیکھ لیتے ہیں مرکب اشاری کو ایک دفعہ. جی، آپ لوگوں میں سے کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں. جی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. جب کسی چیز یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تو اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ اور مشارے الیہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی، ابھی تک ہم نے جس کو دیکھا ہے وہ ہے اسم اشارہ. اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں مرکب اشاری کے اگلے حصے کو، جو کہ ہے مشار الیہ. جی، مشار الیہ اس مرکب اشاری کا سیکنڈ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مرکب کمبینیشن آف ورڈز ہوتا ہے، اس لیے ہم جب مرکب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے پہلا حصہ دیکھا جو تھا اسم اشارہ. اب ہم اس کے ساتھ اس کے کمبینیشن کی بات کرنے لگے ہیں، جو کہ اسم اشارہ کے ساتھ مل کے مرکب اشاری بناتا ہے. وہ ہے مشار الیہ، اور یہ اسم اشارہ کے بعد آتا ہے. یہ دونوں مل کے مرکب اشاری بناتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اس کے کچھ اصول ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ. جی، اس کے کچھ اصول ہیں، اور اس کا سب سے پہلا جو اصول ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ معرف باللام کے ساتھ آتا ہے. معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ الف لام
जब भी किसी इसम के साथ पहले लग जाए उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम। और आपने इसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में पढ़ा हुआ है कि जब भी मुअर्रफ बिल लाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। यानी इसकी वुसअत में हमने देखा था मुअर्रफ बिल लाम को डिटेल से। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि मुअर्रफ बिल लाम हमेशा इसके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है। सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला कलेमा जो कि मुरक्कब इशारी में इस्तेमाल होता है उसको इसम इशारा कहते हैं। नंबर टू, उसके साथ जो दूसरा इसम लगता है उसको मिशारुन इलैह कहते हैं। नंबर थ्री, मिशारुन इलैह वेट अ सेकंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। नंबर फाइव और सबसे ज्यादा वो ये है कि इसम इशारा अपने तमाम पहलुओं में मिशारुन इलैह जैसा होता है। या आप ये कह लें कि मिशारुन इलैह अपने तमाम पहलुओं में, इसम के तमाम पहलुओं में इसम इशारा जैसा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो चार पहलू हमने इसम के पढ़े थे, फोर प्रॉपर्टीज, वो दोनों की सेम होती हैं। नंबर वन, एराब। नंबर टू, उसकी जिन्स। नंबर थ्री, उसका नंबर या उसका आदद। नंबर फोर, उसकी वुसअत या उसका प्रॉपर और कॉमन होना। ये चारों चीजें मिशारुन इलैह और इसम इशारा में सेम होंगी। जब हम इसको मजीद आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहन में रखने के लिए, खास तौर पर मिशारुन इलैह से रिलेटेड, कि ये अलिफ लाम के साथ स्टार्ट होगा, मुअर्रफ बिल लाम होगा, ये नकरा नहीं होगा क्योंकि ये अलिफ लाम के साथ आ रहा है, तो ये कॉमन नाउन नहीं हो सकता। फिर ये अपने चारों प्रॉपर्टीज में इसम इशारा की तरह होगा। इसम इशारा हमने वुसअत में डिटेल में पढ़ा था कि ये प्रॉपर नाउन को शो करता है। हमने ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने इसम इशारा को डिटेल से देखा था वो था मारफा का टॉपिक, वुसअत का टॉपिक, उसमें हमने देखा था। तो इसका मतलब है कि इसम इशारा मारफा हुआ तो, तो उसके साथ जो मिशारुन इलैह आएगा वो भी मारफा ही होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए इंशाल्लाह। जी, इसकी एग्जांपल है, अगर आप करीब की यानी इसम इशारा लें और उससे एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है हादल हदीसु। हादल हदीसु, हादा का मतलब है ये, अल हदीसु का मतलब है बात। ठीक। तो अगर आप
जी, हादिही। हादिही हमें बता रहा है कि ये मुअन्नस को शो कर रहा है। ठीक है, ये मुअन्नस इशारा और ये वाहिद भी है। इसके अलावा ये मारफा भी है, यानी प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा ये रफा भी है, क्योंकि मैंने आपको चार्ट, जब इसम इशारा चार्ट बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि रफा अभी फिलहाल आपने अपने जहन में रखना है, कि रफा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करने लगे हैं। तो ये रफा भी है। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज। और इन्हीं 4 को जहन में रखते हुए आपने जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मिशारुन इलैह है, वो आपने चूज करना है। मिसाल के तौर पर मैं चूज करती हूँ नाक़तु, जिसको ऊँटनी कहते हैं, नाक़तु। अब आप मुझे ये बताएं कि नाक़तु अगर मैं लिखती हूँ, नाक़तु तो नहीं आएगा, नाक़तुन आएगा। तो क्या ये ठीक रहेगा? इन चारों को जहन में रखते हुए, मुअन्नस, वाहिद, मार्फ और रफा, क्या ये मुअन्नस है? लास्ट पर गोलता हमें बता रही है कि ये मुअन्नस है। तो इसकी एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि ये मुअन्नस है, ये 4 में सेम होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है। जैसे कि हम जानते हैं कि आनी साउंड जब आती है तो वो मुसन्ना को शो करता है, और लास्ट पर मुअन्नस में जब आतुन साउंड आती है या आतु साउंड आती है तो वो जमा को शो करता है। तो ये जमा भी नहीं है, ये मुसन्ना भी नहीं है, बल्कि ये वाहिद ही है। तो दूसरी भी पूरी हो रही है कंडीशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड है। थर्ड से पहले आप फोर्थ को देखिए, रफा। क्या ये रफा है? तो आप इसके लास्ट पर इसका साइन देख सकते हैं, जिसमें आपको 2 पेश नजर आ रही है, तो मतइन। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यस, दिस इज रफा एज वेल। अब आपके पास एक कैटेगरी सेम नहीं हो रही, और वो है ये मारफा। क्योंकि हादी ही मारफा है, और हमने इसको जिस टॉपिक में इसम इशारा पढ़ा था, वो हमने वसत के टॉपिक में इसम मारफा में ये सारा डिटेल से देखा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मुशारुन इलैह नहीं है। दिस इज नॉट मुशारुन इलैह। इसको मुशारुन इलैह बनाने के लिए हमें इसके साथ अलिफ लाम ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको मुशारुन इलैह के बारे में जो रूल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके साथ अलिफ लाम होना मस्ट है, जब ही ये मुरक्कब बनेगा, मुरक्कब इशारी। तो इस तरह से जब हम इसको, अब हम इसको मुशारुन इलैह बनाने लगे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हम इसके लास्ट पर, जी, हम इसके लास्ट पर क्या तनवीन रहने देंगे? नो मैम। तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि तनवीन कॉमन नाउन को शो करती है, नकिरा को शो करती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो लास्ट पर सिंगल हरकत आ जाएगी, यानी एराब आ जाएंगे। हरकत नहीं कहेंगे इसको, एराब कहेंगे, कि ये आपने इसको सिंगल एक दमा दी और शुरू में इसके अलिफ लाम ऐड कर दिया। तो ये बन गया हादिहिन नाक़तु। तो उन पर शद भी आएगी ना? इतनी बात क्लियर? ऑब्वियसली आएगी, वो तो अंडरस्टूड है ना, हमने हरूफ शम्सी पढ़े हैं।
لیکن یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اب یہ مشار نرئی بن چکا ہے. الف لام کے ساتھ کبھی بھی لاسٹ پر تنوین نہیں آتی، یہ بھی آپ کو پتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہر بار اس کو اپنے نوٹس میں ضرور ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ایک ریمائنڈر آپ کو ملتا رہے اور آپ پختہ ہو جائیں ان ٹاپکس میں. تو یوں حاضی ناقۃ جو ہے یہ ایک اس مرکب اشاری کو شو کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز اس کانسیپٹ کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. ہماری کلاس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی کوشچنس ہیں تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. جی میم کائنڈلی وہ اپنا جو آپ جس پہ سمجھا رہی ہوتی ہیں نا چارٹ، وہ بھی شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ بیچ میں آپ کی آواز کٹتی رہی ہے تو وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے پوائنٹس جو تھے 5. ٹھیک ہے، باقی سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کیونکہ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو ایک چارٹ پہ سارا ابھی وائٹ بورڈ پہ سب کچھ شو کر دیا، اس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ میں نے نہیں چھوڑا ڈسکس نہ ہوا ہو. اب کسی سے جی مس میم ہوا ہے یہ تو والا مجھے تو بتائیں. سارا الحمدللہ صحیح شو ہوا ہے. دیٹ واز دا پریویس تھنگ، وہی تھا جو پہلے پڑھا تھا ہم نے، کچھ بھی نیا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. کیا سب کو یہ کلیئر ہو چکا ہے؟ یس میم. اوکے الحمدللہ. اس کے علاوہ مزید آپ کا کوئی بھی سوال اسٹل ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ایک ٹاسک بھی دیا جائے گا، اسائنمنٹ بھی شیئر کی جائے گی. اسائنمنٹس بیسیکلی آپ اپنی پریکٹس کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ پریکٹس کر کے مزید اسٹرینتھن کریں اپنے جو کنسیپٹس ہیں ان کو اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. تو اس لیے کوئی بھی اسائنمنٹ کو مس نہ کیا کرے. اس کے ذریعے سے آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، بہت سے نئے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ سوال آپ پوچھتے ہیں پھر اس کے جواب آپ کو ملتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ سینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.